तो बच्चों, कल मैं आप लोगों के साथ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को लेकर चल रहा था। केमिकल काइनेटिक्स में उसका कुछ मोस्ट फंडामेंटल आइडियाज आप उसको देख रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑन द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। स्लो रिएक्शन होते हैं, फास्ट रिएक्शन होते हैं, मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन के वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ऐसी कुछ बातों को कल आप लोगों को बताएं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आप लोगों को कल बताए थे, इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका। लेकिन रेट लॉ, वेग नियम क्या है, और इसी के आधार पर रेट इक्वेशन लिखा है, वेग समीकरण लिखा है। बच्चों, रेट लॉ के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लासेस में केमिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ी बात पढ़ चुके हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे पिंड या द्रव्यमान क्रिया। रिमेंबर इट, पिंड या द्रव्यमान क्रिया है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ मास। इसके बारे में आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, इस नियम को प्रपोज किया था सबसे पहले दो साइंटिस्ट, एक का नाम था गुलबर्ग और एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वाट। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के वेग के संबंध में सबसे पहले एक नियम दिया, जिसको पिंड या द्रव्यमान क्रिया का नियम कहते हैं, अंग्रेजी में इसको लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें इन्होंने बताया कि कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया का वेग, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर, प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारकों के सांद्रण का सीधा समानुपाती। ध्यान देना, अगले दिन हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई भी प्रतिक्रिया होती है तो उसमें रिएक्टेंट परस्पर संयोग करके प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं। वेग नियम को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रतिकारकों के सांद्रण के पदों के रूप में जब वेग को व्यक्त किया जाता है तो उसे भी वेग नियम कहते हैं। फिर प्रतिकारकों के, प्रतिकारक कौन हो गया? यह A प्लस बी जो प्रतिक्रिया में भाग ले रहा है, यह प्रतिकारक, अंग्रेजी में इसको रिएक्टेंट्स कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में प्रतिकारकों के सांद्रण के पदों के रूप में जब वेग का निरूपण किया जाता है तो उसे ही वेग नियम कहा है। और इस संदर्भ में सर्वप्रथम गुलबर्ग और वागे ऐसे दो वैज्ञानिकों ने एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे पिंड या द्रव्यमान क्रिया का नियम कहा है, जिसमें इन्होंने बताया कि कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया की दर, वेग, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले रिएक्टेंट्स के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे अब ऐसे कोई प्रतिक्रिया यदि हो रही है, A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, तो इस प्रतिक्रिया का वेग क्या होगा? इस प्रतिक्रिया का वेग समानुपाती होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। यदि ऐसी कोई एक प्रतिक्रिया हो, प्रतिक्रिया सिर्फ ही बहुत सारे परमाणु आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके यदि कोई प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यदि प्रतिक्रिया में कोई एक ही रिएक्टेंट्स भाग लेते हैं, तो ऐसी प्रतिक्रिया की दर, प्रतिक्रिया का वेग या प्रतिक्रिया की दर प्रतिकारक के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। लेकिन यदि किसी प्रतिक्रिया में एक से अधिक प्रतिकारक भाग ले रहे हैं, जैसे A प्लस बी से मिलकर बन रहा है कोई प्रोडक्ट, तो ऐसी स्थिति में
ऐसी प्रतिक्रियाओं का वेग a प्लस बी से यदि कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो ऐसी स्थिति में ऐसी प्रतिक्रियाओं का वेग इन प्रतिकारकों के सांद्रण के गुणनफल का सीधा संबंध। जैसे यह A है और यदि यह B का गोमन A इसके साथ भी कोलाइड करेगा, इसके साथ भी कोलाइड करेगा और इस तरह से इस प्रतिक्रिया का वेग, यदि इस पर आधारित कोई समीकरण देखें, जैसे A का 2 मोल है या B का 3 मोल है और इससे मिलकर के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रतिक्रिया का दर या प्रतिक्रिया का वेग इन प्रतिकारकों के सांद्रण के गुणनफल का समान है। पिंड या द्रव्यमान क्रिया का नियम फिर से एक बार याद करिए कि किसी भी प्रतिक्रिया का वेग प्रतिकारकों के सांद्रण के गुणनफल का सीधा समान है। जैसे इस प्रतिक्रिया में A का 2 मोल, B का 3 मोल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रतिक्रिया का वेग हो जाएगा सीधा समानुपाती कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 3। 2A कहने का मतलब है A प्लस A, तो A प्लस A के लिए प्रतिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा A इंटू A मीन्स A टू द पावर 2। 3B कहने का मतलब है B प्लस B और इसके लिए हो जाएगा concentration of B into concentration of B into concentration of B means concentration of B to the power 3। So ऐसी प्रतिक्रियाओं के लिए लॉ ऑफ मास सेक्शन के अनुसार प्रतिक्रिया के दर का इस प्रकार से निरूपण किया जाता है। लेकिन अब ऐसे रिएक्शंस को यदि और आगे बढ़ा दें, जैसे प्रतिक्रिया की दर यदि यह समानुपाती के जगह पर बराबर का चिन्ह लें तो एक समानुपाती स्थिरांक लेना पड़ जाएगा k, तो हो जाएगा k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर B इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 3। यहाँ पर k समानुपाती स्थिरांक है जिसको वेग स्थिरांक भी कहा है। यदि इसमें A और B ये सब का कॉन्सेंट्रेशन यदि यूनिटी हो, इकाई के बराबर हो, तो प्रतिक्रिया की दर क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया की दर या वेग बराबर k होगा। कब? व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, यानी प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले सभी प्रतिकारकों के सांद्रण यूनिटी के बराबर हो, इकाई के बराबर हो, तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 टू द पावर 3 मीन्स 1 और तब इसका प्रोडक्ट भी 1 के बराबर होगा। और ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया की दर बराबर k इंटू 1 बराबर सिर्फ k होगा। कब? जब प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारकों के सांद्रण एक दूसरे के बराबर हो। सो यहाँ पर वेग स्थिरांक को परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर यह k क्या है? यह वेग स्थिरांक। यदि किसी प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारकों के सांद्रण एक दूसरे के बराबर हो और वह इकाई के बराबर हो, तो वेग स्थिरांक प्रतिक्रिया की दर या वेग के बराबर हो। लेकिन प्रतिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक में अंतर है। विभिन्न प्रतिक्रियाओं के लिए k के मान भिन्न भिन्न हो। किसी विशेष प्रतिक्रिया के लिए एक स्थिर तापक्रम पर k का मान यानी वेग स्थिरांक का मान स्थिर होता है। यह प्रतिक्रिया का एक विशिष्ट गुण है। प्रतिक्रिया का वेग प्रतिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है, k का मान सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। किसी विशेष प्रतिक्रिया के लिए k का मान वेग स्थिरांक का मान अस्थिर तापक्रम पर हमेशा अस्थिर। सो यह वेग स्थिरांक का मान k का मान ताप पर निर्भर। और इस प्रकार से प्रतिक्रिया के वेग को समझने के लिए और इसकी क्रिया विधि को समझना आवश्यक है।
प्रतिक्रिया की क्रियाविधि, यानी कोई भी प्रतिक्रिया किस प्रकार से हो रही है, उसकी क्रियाविधि क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, इसे समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह क्रियाविधि ही प्रयोग फलों पर आधारित है। प्रतिक्रिया की क्रियाविधि पर ही प्रतिक्रिया का वेग निर्भर करता है। यदि कोई रासायनिक समीकरण ऐसे लिख दिया गया हो तो उसके आधार पर हम लोग प्रतिक्रिया के वेग को बताएंगे, यह संभव नहीं है। यह एक्सपेरिमेंटल डाटा के आधार पर बताया जा सकता है। जैसे यदि कोई प्रतिक्रिया 2 और मोर स्टेप्स में हो रही है, 2 या अधिक चरणों में कोई प्रतिक्रिया संपादित होती हो, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिक्रिया का सबसे मंद चरण होता है, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन जो होता है, वही वेग निर्धारक पद है। ध्यान देना, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे अब ऐसी कोई प्रतिक्रिया है कि N2O का डिसोसिएशन होने पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण। दिस इज अ बैलेंस केमिकल। इसमें यदि लॉ ऑफ मास एक्शन के आधार पर सीधे हम लोग प्रतिक्रिया का वेग लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिक्रिया का वेग समानुपाती कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 2। प्रतिकारक के रूप में प्रतिक्रिया के वेग का निरूपण किया जाता है तो उसको वेग नियम कहते हैं या वेग समीकरण कहते हैं। तो इसके आधार पर लॉ ऑफ मास एक्शन के आधार पर इसका चूंकि 2 मोल प्रतिक्रिया में भाग ले रहा है, 2 मोल का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर देख रहे हैं, यदि चेंज करे तो वेग समीकरण वैसा हो जाएगा, वेग समानुपाती हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर। बट एक्सपेरिमेंटली यह सत्य नहीं। क्या होता है, देखा जाता है प्रयोगों से कि इसके 1 मोल का ही कॉन्सेंट्रेशन प्रतिक्रिया में भाग लेता है, चेंज होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, और यह क्रियाविधि से ही संभव है, इसके मैकेनिज्म से संभव है, एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग से संभव है। तो क्या होगा, यह प्रतिक्रिया दरअसल 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में N2O का डिसोसिएशन होता है N2 और नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन। नेसेंट ऑक्सीजन जिसको ऐसे एटॉमिक स्टेट में लिख रहे हैं, यह नवजात ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन है, और जो नेसेंट होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। जो नवजात होता है एटॉमिक स्टेट में जिसको दिखा रहे हैं बड़ी ब्रैकेट के अंदर, यह नेसेंट ऑक्सीजन वेरी हाईली रिएक्टिव। तो यह जो पहले स्टेप में N2O का डिसोसिएशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, वो धीरे धीरे होता है। यह प्रतिक्रिया काफी मंद गति से होती है और टूट जाता है N2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। लेकिन जो नेसेंट ऑक्सीजन है अब चूंकि फार मोर रेडली रिएक्टिव है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन में N2O का फिर 1 मोल इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और फिर टूट जाता बनाता है N2 प्लस O। बट यह रिएक्शन इज वेरी फास्ट। दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। यह फिर N2O के 1 मोल के साथ तुरंत संयोग करके N2 और O2 का निर्माण कर देता है। अब ओवरऑल यदि इस रिएक्शन को हम लोग एक साथ जोड़कर लिखेंगे तो इधर ऑक्सीजन निकल रहा है और यह फिर प्रतिक्रिया में लग गया, इसको ऐसे हम लोग काट सकते हैं। यानी इस प्रतिक्रिया को यदि एक साथ जोड़ करके लिखें तो क्या लिखेंगे, N2O प्लस N2O 2N2O, N2 प्लस N2 2N2 प्लस O। ये रिएक्शन, तो यह रिएक्शन क्रियाविधि के आधार पर देखा जाता है कि 2 चरणों में यह प्रतिक्रिया संपन्न होती है, जिसमें स्टेप फर्स्ट स्लो स्टेप से, जबकि स्टेप सेकंड फास्ट स्टेप से होता है, फास्ट गति से होता है। और
that slowest step of the reaction is rate determining step. Slowest step of a reaction is rate determining step. क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया का वेग उसके सबसे मंद चरण से अधिक नहीं हो सकता। किसी भी प्रतिक्रिया का वेग उसके मंद चरण से अधिक नहीं हो सकता, और इसलिए इस प्रतिक्रिया का वेग इस स्टेप फर्स्ट से लिखा जाता है। इस प्रतिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे? इस ओवरऑल रिएक्शन का वेग समानुपाती होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O टू द पावर 1। ओनली 1 मोल का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। इसलिए इस प्रतिक्रिया का वेग इस प्रकार से लिखा जाता है, जो क्रिया विधि से संभव है, जो प्रयोग के आधार पर जान लेने से संभव है। यानी प्रतिक्रिया का वेग का निर्धारण प्रयोगों से ही हो सकता है। ऐसे लेकिन और एक एग्जांपल से इसको चाहो तो देख सकते हैं। जैसे एक प्रतिक्रिया लेते हैं, NO2 प्लस F2 से बनता है 2NO2 F। अब ऐसे तो लग रहा है रिएक्शन लिखा हुआ है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना यह तो एक महज सैद्धांतिक बात है, महज एक थ्योरेटिकल फाइंडिंग, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। कोई इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ हो बैलेंस करके, तो इसका मतलब यह नहीं समझ लेना चाहिए कि प्रयोग में इसका 2 मोल और इसका 1 मोल का कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, कितने मोल का कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा जाता है, यह इसके क्रिया विधि से स्पष्ट हो जाता है। दिस रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, NO2 और F2 का एक मोल प्रतिक्रिया करके NO2F और नेसेंट फ्लोरीन का प्रोडक्शन। यह रिएक्शन स्लो स्टेप से, बट इन द सेकेंड स्टेप यह नेसेंट फ्लोरीन तुरंत संयोग करता है, फिर NO2 के साथ और NO2F का फॉर्मेशन। क्रिया विधि के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर यह देखा जाता है कि NO2 और F2 पहले धीरे धीरे संयोग करके NO2F का निर्माण करते हैं और एक नेसेंट फ्लोरीन प्रोड्यूस करते हैं। बट वह नेसेंट फ्लोरीन जो हाईली रिएक्टिव होता है, वह पुनः NO2 के साथ रिएक्ट करके NO2F का फॉर्मेशन कर लेता है। यह 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। ओवरऑल इस रिएक्शन को यदि एक साथ जोड़ करके लिखें तो F निकला है प्रतिक्रिया में, फिर प्रतिक्रिया में लग गया, ऐड कर दो इसको, ये हो जाएगा NO2 प्लस NO2 2NO प्लस F2, NO2F 2NO2। ये रिएक्शन जो 2 स्टेप में कंप्लीट। बट इस रिएक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? यह स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन के आधार पर इस प्रतिक्रिया का वेग समीकरण लिख सकते हैं। तो स्लोएस्ट स्टेप के आधार पर इस प्रतिक्रिया का वेग यदि लिखना हो, इस प्रतिक्रिया का वेग समीकरण लिखना हो, तो क्या लिखेंगे? इस प्रतिक्रिया का वेग समानुपाती हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 1 मोल ऑफ concentration of NO2 is undergoing chemical change. So NO2 concentration of NO2 to the power 1 into concentration of N। और इस तरह से प्रतिक्रिया के वेग नियम के आधार पर वेग समीकरण को लिखा जाता है। क्रिया विधि के आधार पर ही प्रतिक्रिया का वेग समीकरण लिखा जाता है। और इसके लिए यह एक बात याद रखना आवश्यक है कि प्रतिक्रिया का वेग का निर्धारण किसी भी जटिल प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया का वेग का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ उसका स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन से। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रतिक्रिया का वेग उसमें सबसे मंद गति से होने वाली प्रतिक्रिया के वेग से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन अब जानना यह चाहिए कि प्रतिक्रिया का वेग किन फैक्टर्स पर, किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अनेक कारक। प्रतिक्रिया के वेग
को निर्धारित करने वाले कारक। प्रतिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले कारक, फैक्टर्स। कारक मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अनेक कारक। पहला तो एक कारक कह सकते हैं, यह प्रतिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर निर्भर करता है। क्योंकि अभी अभी हम लोग लॉ ऑफ मास सेक्शन में देख रहे थे कि किसी भी प्रतिक्रिया का वेग प्रतिकारकों के सांद्रण का सीधा समानुपाती है। प्रतिक्रिया का वेग क्या होता है? प्रतिकारकों के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगा, प्रतिक्रिया का वेग अधिक होगा। प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कॉन्सेंट्रेशन जितना ही अधिक होगा, प्रतिक्रिया उतनी ही तेज गति से होगी। लेकिन यदि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, प्रतिक्रिया का वेग कम होगा। सो फर्स्ट अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मेन पॉइंट के रूप में इसको नोट कर ले सकते हैं, याद कर ले सकते हैं कि प्रतिकारकों का सांद्रण जितना ही अधिक रहता है, प्रतिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होता है। और ऐसे इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि प्रतिक्रिया का वेग बराबर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के ले लें तो लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पर के समानुपाती स्थिरांक है, या इसी को वेग स्थिरांक भी कहा जाता है। ये सब बात अभी अभी आप लोग पढ़ेंगे। दूसरा कारक है प्रतिकारकों का भौतिक स्वभाव, फिजिकल नेचर, फिजिकल स्टेटस ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रतिकारकों की भौतिक अवस्था, अंग्रेजी में ही समझ ले सकते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ नेचर, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। फिजिकल स्टेट तो जानते हैं, सॉलिडस स्टेट में हो सकता है, लिक्विडस स्टेट में हो सकता है, गैसियस स्टेट में हो सकता है। प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले जो प्रतिकारक होते हैं, उनकी सतहों पर जब प्रतिक्रिया होती है तो सरफेस एरिया जितना ही अधिक रहेगा, प्रतिक्रिया का वेग उतना ही है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स जितना अधिक होगा, प्रतिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। जैसे एक सिंपल उदाहरण आप लोग सब देखते होंगे, सब जानते होंगे कि लकड़ी के कोई मोटे कुंदे को यदि ले लें और उसको बर्न करें, उसको फायर करें, वह धीरे धीरे जलेगा। लेकिन उसी लकड़ी के मोटे कुंदे को यदि छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ दें, चिप्स और वुडन चिप्स में कन्वर्ट कर दें, तो उसको यदि फायर करोगे, एक साथ तेज गति से वह जलने लगता है। यानी लकड़ी के मोटे कुंदे के जलने का वेग कम होता है और उसके चिप्स के जलने का वेग अधिक हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, लकड़ी के मोटे कुंदे को छोटे 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 चिप्स में यदि तोड़ दिए तो उसका सरफेस एरिया बहुत बढ़ गया, और इसलिए प्रतिक्रिया का वेग काफी अधिक हो। कोई भींगे हुए कपड़े को आप फैला करके यदि टांग देते हैं तो वह जल्दी सूख जाता है, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसका इवापोरेशन बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन उस भींगे हुए कपड़े को एक जगह मोड़ करके यदि कहीं रख दो, वह देर से उसका इवापोरेशन होता है, वह देर से सूखता है। मीन्स बाह्य सतह का क्षेत्रफल, जो आउटर सरफेस है, उसका एरिया जितना ही अधिक होता है, प्रतिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होता है। ऐसे अनेक कारक हैं। इसी प्रकार से प्रतिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले कुछ और फैक्टर्स हैं। जैसे अब प्रतिकारकों का सेल्फ नेचर, कुछ अलग अलग जो प्रतिकारक होते हैं उनके कुछ अलग अलग स्वभाव होते हैं। जैसे सोडियम को जल में डाल दो तो बहुत तेज गति से प्रतिक्रिया होती है। सोडियम को जल में डाले जाते ही वह पानी में आग लग जाता है।
अब पानी में आग लगा देने वाली बात यदि आप लोग समझते होंगे तो यह कोई मिथ्या नहीं है, यह सत्य है। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल देते हैं, वह पानी के सतह पर तैरता रहता है और पानी में आग लग जाता है, विग्रस रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया बहुत तेज गति से होती है। लेकिन वही सोडियम की जगह पर यदि मैग्नीशियम मेटल को वाटर में ऐसे डाल दो तो प्रतिक्रिया बहुत मंद गति से उबलते हुए जल में मैग्नीशियम धातु प्रतिक्रिया करता है। ऐसे प्रतिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक उत्प्रेरक भी है, कैटलिस्ट भी है। कैटलिस्ट के बारे में जानते होंगे कि उत्प्रेरक वैसे कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो प्रतिक्रिया में भाग तो नहीं लेते, पर अपने उपस्थिति मात्र से ही प्रतिक्रिया के वेग को त्वरित कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। जो पदार्थ प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, और जो प्रतिक्रिया के वेग को घटा देता है वो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाता है। यह इसको थोड़ा डिटेल में और बताने की आवश्यकता है। कुछ और भी फैक्टर्स है, जैसे प्रतिक्रिया के वेग को टेम्परेचर भी प्रभावित करता है, और उस टेम्परेचर के आधार पर भी प्रतिक्रिया का वेग क्या होगा इसका डिटेल जाना जा सकता है। उसके आधार पर आर्हेनियस का समीकरण है जिसने प्रतिक्रिया के वेग पर पड़ने वाले ताप के प्रभावों का विस्तार पूर्वक डिटेल दिया, विस्तार पूर्वक वर्णन किया। ऐसी सारी बातों को मैं समझता हूँ कि अब मुझे अगले लेक्चर में बताना चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों का समय थोड़ा अधिक हो रहा है। आप इतने ही बात को आज अपने देखिए और अगले दिन काफी विस्तार से प्रतिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों जैसे उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक मीन्स कैटलिस्ट का प्रभाव, ये कैटलिस्ट कैसे किसी भी रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को, सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देता है या घटा देता है। सक्रियण ऊर्जा क्या है, प्रतिक्रिया पर के वेग पर ताप के पड़ने वाले प्रभाव क्या हो सकते हैं, इससे रिलेटेड आर्हेनियस का इक्वेशन क्या है, ये सारी बातें आप लोगों के सिलेबस के में सब शामिल है। और इसकी विशेष चर्चा करने के लिए फिर थोड़ा विशेष समय चाहिए। मैं अगले दिन इसको फिर से बताऊंगा। लेकिन एक बात और आप लोग नोट कर रखिएगा कि मैं मंडे 27 अप्रैल 2020 से 11th क्लास का भी सिलेबस YouTube चैनल पर भेज रहा हूं। आप मंडे से जो विद्यार्थी 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, अभी उन्होंने परीक्षा पास की है और वे लॉकडाउन में घर में फंसे हुए हैं, तो उन विद्यार्थियों का लाभ पहुंचाने के लिए जब तक लॉकडाउन है तब तक मैं 11th क्लास का सिलेबस भी मंडे से स्टार्ट करूंगा। आप वैसे विद्यार्थी मेरे YouTube चैनल को सब भूलेंगे और मंडे से आप 11th क्लास का भी सिलेबस देख सकते हैं। 12th क्लास का प्रत्येक दिन एक एक वीडियो भेज रहा हूं, आप लोगों को फायदा हो रहा होगा। फिर से आपकी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।